आज का ये टॉपिक है डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट विद डिजिटल प्लगइन। ठीक है। इसके अंदर एक रेफरेंडम का जिक्र कर रखा है कि ब्रेक्सिट के बारे में बात की हुई है, और यहाँ से टॉपिक को शुरुआत इन्होंने यहाँ से की है और आखिरी में लेके जाएंगे। तो यहाँ ये जो रेफरेंडम है ये होता है रायशुमारी, इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन का जवाब पूरी जनता को देना होता है, और वो जनता का जो जवाब होता है वो तय करता है। ठीक है। जैसे कश्मीर के ऊपर बात आई थी कि रायशुमारी करा ली जाए, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा या हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। ठीक है। इस तरह से केजरीवाल ने जैसे अभी कहा है कि मैं सीएम रहूंगा या नहीं रहूंगा, जनता के बीच में जाके जनता सवाल करेगी। ठीक है। और जनता यदि उसके पक्ष में वोट देती है तो वो बना रहेगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ जो कहानी जिससे यहाँ शुरू कर रहे हैं ये कर रहे हैं लीव ईयू करके। तो यूरोपियन यूनियन जो बनी हुई थी कुछ दिनों पहले, 2020 के आसपास की घटना है, यूके ने अपने आप को वहां से अलग होने की कोशिश की कि भाई हम इस यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाते हैं। अलग होने का कारण क्या था? अलग होने का कारण ये था, जितने भी रिफ्यूजी आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को पहले समझ लेते हैं। यूरोपियन यूनियन आपने पढ़ा भी होगा। यूरोपियन यूनियन क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ 28 कंट्रीज, 28 देशों का एक समूह है। उन देशों के अंदर कोई भी फिजिकल बाउंड्री नहीं है, एक दूसरे के अंदर आ जा सकता है, कोई भी कहीं भी नौकरी कर सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है, कहीं भी अपने आप को लिस्ट कर सकता है। तो एक तरह से यूं हो गया जैसे भारत है, भारत के अंदर अलग अलग राज्य हैं, यूपी है, महाराष्ट्र है, ये, लेकिन इनमें आने जाने पे कोई रोक नहीं है। वहां वहां भी बिजनेस कर सकता है, कहीं बाहर भी बिजनेस कर सकता है, अक्रॉस द स्टेट्स भी बिजनेस कर सकता है। ऐसे ही यहाँ है। ये एक बड़े देश के रूप में यदि हम देखें इसको, यूरोपियन यूनियन को, तो उसके अंदर क्या है, कोई भी व्यापार कर सकता है आपस में सारे देशों के, आने जाने से लेके, व्यापार से लेके, नौकरी से लेके, ट्रेड से लेके, करेंसी से लेके। करेंसी भी इसके अंदर क्या चल रही है? यूरो की करेंसी है ये। ठीक है। और यूरो की करेंसी भी ऐसा नहीं है इट इज ए कंपल्शन, वो आपके ऊपर है, आप उसको लागू करते हैं या नहीं लागू करते। लेकिन ऑलमोस्ट यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज में करेंसी कौन सी लागू हो रही है? यूरो लागू हो रही है। ठीक है। तो यहां इन्होंने जब ये मुद्दा उठा इसके अंदर शरणार्थियों का, तो उस मुद्दे को लेकर इन्होंने क्या काम किया कि भाई ये जो शरणार्थी आ रहे हैं इनको प्रत्येक देश को लेना ही लेना पड़ेगा, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। यूनाइटेड किंगडम के अंदर शरणार्थियों की वजह से जो लोग आ रहे थे, माइग्रेंट्स आ रहे थे बाहर से, उनकी वजह से काफी कुछ गड़बड़ सी चल रही थी। तो इन्होंने अपना मन बना लिया कि हम नहीं लेंगे, ये तो हमारी मर्जी है। हम, क्योंकि यूनियन में जब आए थे तो बहुत सारे डिसीजंस कलेक्टिव लिए थे जब आपस के अंदर। तो यूनियन भी एक पार्लियामेंट की तरह उन्होंने बना रखे थे, उसमें अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते थे, वहां वो अपनी बात रखते थे, उन पे निर्णय होता था, ये सारी चीजें होती थी। लेकिन उनको लगा कि बहुत सारी चीज के अंदर जहां देश के इंडिविजुअल राइट्स है, तो उसके अंदर यूरोपियन यूनियन का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये चार देशों का, चार उनका समूह है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? वेल्स हो गया, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया और स्कॉटलैंड हो गया। ये चारों मिलके यूके बना रहे हैं, इसलिए हम यूनाइटेड किंगडम बोल रहे हैं इन चारों के इसको। तो पार्लियामेंट इनकी एक है, बाकी सारी चीजें एक है। तो यहाँ इन्होंने निर्णय क्या लिया? इन्होंने निर्णय लिया कि भाई हम इसके साथ नहीं जाएंगे, शरणार्थियों को हम अपने देश में जगह नहीं देंगे। लेकिन अलग होने की बात सोच ली, तो अलग होने का जो निर्णय था वो 52% इनके हक में गया, और बाकी 48% लोगों ने कहा कि हमें इनके साथ रहना चाहिए। तो उस निर्णय को मानते हुए इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। अब अलग होने का प्रभाव क्या पड़ा? अलग होने का प्रभाव हो गया, ये हो गया कि यदि उसके हिस्सा नहीं रहे तो इनकी बॉर्डर जो है वो डिमार्केट हो गया, आने जाने पे भी वीजा की या कुछ ना कुछ व्यवस्था इनको करनी होगी। ट्रेड आपस में नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि उसका हिस्सा नहीं है। आपस के अंदर बिजनेस, नौकरी, ये सारी चीजें, उसका फर्क पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इस चीज को लेके कह रहे थे। ये शुरुआत यहाँ इसलिए की है कि जब ये माहौल बना था तो उसके पक्ष में और विपक्ष में बहुत सारे नेरेटिव्स बनाए गए थे, मैसेज भेजे गए थे। इसका डिजिटल जो आपका सोशल मीडिया है, इसका बहुत बड़ा उपयोग किया था। तो इसका संदर्भ यहाँ पर केवल इतना ही है।
तो एक इन्होंने लोक नीति सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटीज, इन्होंने डिजिटल कैंपेन को जैसे वहां था उसी के संदर्भ में यहाँ पर इंडिया के अंदर जो 2024 का जो चुनाव था उसका इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया। तो उसमें इन्होंने देखा कि डिजिटल इसकी प्रेजेंस कितनी थी, कितना पार्टियों ने खर्च किया, किस तरह के नैरेटिव्स बने, किस तरह का कितना प्रभाव रहा। तो उन्होंने देखा कि बीजेपी ने इसके अंदर कितना स्पेंड किया है, लगभग 7.8 करोड़, ठीक है, और कांग्रेस ने स्पेंड किया है 4.9 करोड़। और ये जो 4.9 करोड़ है ये उसकी टोटल जो वो था उसका 55% है, और बीजेपी का 52% है जो इन्होंने खर्च करना था उसका। तो इतनी बड़ी अमाउंट किस पे खर्च हो रही है, सिर्फ डिजिटल मीडिया पे। आपने देखा होगा पूरी भरमार थी, लाखों पोस्ट इनकी डली थी ये, और ये कह रहे हैं कि उसमें कितने परसेंट था ये आप पढ़ लेना, कितने करोड़ खर्च हुआ, 116 करोड़ गूगल एड पे खर्च हुआ पहले महीने में। इसके अंदर करीब 90 करोड़ से ज्यादा बीजेपी ने गूगल पे ऐड किया, 68 करोड़ से ज्यादा और 29 करोड़ से ज्यादा कांग्रेस ने खर्च किया, 33 करोड़, मतलब ये फिगर्स दे रखी है, आप देख लेना। मेरा जो यहाँ ये इस आर्टिकल को रेफर करने का मतलब है कि ये जो द नैरेटिव लिखा हुआ है ना, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है चीजों को मैनिपुलेट करने का, चीजों को दूसरी तरह से रखने का। और कोई भी तरीका ऐसा होता है जिससे उसके दिमाग पे सीधा सीधा स्ट्राइक करता है। और ये नैरेटिव कहाँ से शुरू हुआ, एडवर्टीजमेंट से। एडवर्टीजमेंट लगा दी जाती थी, उनके ऊपर एक रिसर्च चलती थी, कौन आदमी कितनी देर तक इस पर्टिकुलर एड को देख रहा है, इसकी आंखें कितनी देर टिकी हुई है उस पर, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। फिर उसमें देखते थे इसमें ऐसा क्या डिजाइन था, इसके अंदर क्या बोला गया था, इसके अंदर कौन से कलर चूज किए गए थे, उसी हिसाब से फिर एड्स बनने शुरू हो गए। लोग किस किस तरह का पसंद है, तो आपने देखा होगा कि एड का दौर कैसे सारे झूठ के एड चलने शुरू हो गए कि एक बच्चा है वो फर्स्ट आ गया उसने ये ड्रिंक पिया, एक आदमी है वो बहुत सुंदर हो गया उसने ये क्रीम लगाई, एक औरत है उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया उसने ये क्रीम लगाई थी। इस तरह से ये सारी चीजें बननी शुरू हो गई। तो इनका एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है। और ये सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था, ये जो नैरेटिव बिल्डिंग का प्रोग्राम है अमेरिका से शुरू होते हैं सारे अच्छी बुरी चीजें, और हम उनको अडॉप्ट करते हैं। अमेरिका में नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हुआ, और ये कैसे हुआ, काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस, CFR करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी वहां पर। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसके अंदर वर्ल्ड की जो 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं, जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उनका एक समूह तैयार हुआ। और वो पूरे संसार के अंदर नैरेटिव फैलाना, पूरे संसार के अंदर किस तरह से रूल करना है, कहाँ कौन सी सरकार बनेगी, यूके में कौन सी बनेगी, यूएस में कौन सी बनेगी, ये यहां तक भी इनकी इंटरफेरेंस थी, और इनका काम यही था। तो इसके ऊपर यदि आपको अवसर मिले तो द अल्टीमेट ट्रूथ, विक्रम सूद जो रॉ के चीफ रहे हैं, उनकी एक बुक है वो पढ़ना, उसके अंदर पता लगेगा आपको। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वॉलमार्ट है, ये। और ये एक एक कंपनी का टर्नओवर इतना बड़ा है, इनका इतना बड़ा बिजनेस है कि छोटे मोटे तो 8-10 देशों का जो बजट है नहीं, ईयरली बजट, उससे ज्यादा तो बिजनेस करते हैं। भले समझ लो छोटे मोटे जो देश हैं उससे ज्यादा का इनका बिजनेस है। जीडीपी किसी भी देश की जो जीडीपी है उससे कहीं बड़ा बजट इनका। तो ये इनके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत है, इनके पास पूरी एक टीम है जो इस तरह से काम करती है। तो यहाँ उसके ऊपर है ये सारा। तो यहां से शुरू हुआ, और इनका काम क्या है, डर दिखा। नैरेटिव्स किस पे आधारित होंगे, डर पे। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। एक फोबिया क्रिएट किया जाता है। बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कह रही है संविधान को मिटा देंगे, एक डर पैदा कर दिया, अपना मनमाना कानून चला देंगे, डिक्टेटरशिप आ जाएगी। और बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी कह रही है इस्लामीकरण कर देंगे, ये इस्लामिक फोबिया, कि यदि हम नहीं है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, माइनॉरिटी यहाँ ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। तो इस तरह का ये सारे जो नैरेटिव्स हैं ये असलियत से कहीं पर है। तो ये उसी का, तो इसके अंदर इन्होंने एक टर्म दे दी है, थर्ड पार्टी कैंपेनर्स। तो थर्ड पार्टी तय करती है कैसी ऐड होगी, कैसा वो होगा, वोटर्स के माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो ईमानदारी से दूर होते जा रहे हैं इलेक्शन, मुद्दों से दूर होते जा रहे हैं। और जो वोटर है वो इतना समय लगाता भी नहीं है,
उसका काम भी नहीं है एनालिसिस करना। फेक एनालिसिस, फेक रिपोर्ट, फेक ये सारा हर चीज का सहारा लिया जा रहा है। तो राजनीति के अंदर जब ये झूठ घुसता है ना तो उसके परिणाम बहुत बड़े होते हैं। तो इसके अंदर नीड फॉर रिफॉर्म दे रखा है। इन द डिजिटल एज द रूल ऑफ गेम हैव चेंज्ड बट द रूल बुक रिमेन्स स्टक इन द पास्ट, लीविंग रेगुलेटरी लूप होल्स एंड शॉर्टकमिंग्स। तो इसके अंदर भी हमें उन सब की कि डिजिटल जो कंपेनिंग चल रही है वो सच है झूठ है, उस पर कुछ तो सेंसर लगाएं, कुछ तो उसके ऊपर बनाएं। ये उस चीज के ऊपर आर्टिकल है, तो आप देख लेना। तो मैंने बेसिकली बता दिया, ये मेन है नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर कि किस वोटर्स को रेफरेंडम में इन चीजों में इन्फ्लुएंस करने के लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है, और थर्ड पार्टी कैंपेनिंग कौन होंगे, एक्सपर्ट आ जाते हैं। किस चीज को देखेंगे, कितनी देर देखेंगे, क्या चीज जाए जो पसंद है, क्या चीज वायरल है, उसी चीज को लेके कंटेंट बनाएंगे। ठीक है। तो दूसरा इसी के अंदर आर्टिकल है, ये है ह्यूमन टच टू इंडिया मिनरल इकोसिस्टम। ये दूसरा आर्टिकल है। इसके अंदर भी बात कर रखी है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस है, सिकंदराबाद लोकसभा से आते हैं। मैं बहुत कम आर्टिकल ऐसे देखता हूँ सरकार के, तो सरकार में मंत्री का ये पहला आर्टिकल काफी दिनों में मैंने इसमें देखा है। तो ये क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सारी जो प्रक्रिया थी, कोलगेट जो हुआ था, कोल स्कैम जिसको आप बोलते हो, वो जो हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, इन्होंने 2000 से 2012 के अंदर ये कैग की एक रिपोर्ट आई थी 2012 में, और उसने क्या कहा था, उसने कहा था जो एलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक है, जो माइंस को जिनका ठेका दिया है या जिनको भी वो माइंस दी हैं 2004 से 2009 के अंदर, बहुत बड़ा सरकार को उससे नुकसान हुआ है। हम कहीं अधिक रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे, और इस बात की इंक्वायरी हुई, सारी चीजें हुई, और सरकार को घेरा गया इस चीज को लेकर, कांग्रेस गवर्नमेंट को, कि इन्होंने इतना बड़ा नुकसान करा अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। और इसमें कई सारे उस समय प्रकरण खुले थे, जिसके अंदर एक था कि किसी न्यूज चैनल ने भी नवीन जिंदल से भी 200 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया मांगा था इससे बाहर करने के लिए, ताकि उसकी छवि खराब ना हो, ये सारी चीजें थी। तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ कि पहले जो लॉस मेकिंग था ये माइंस और ये कोल माइंस वगैरह, जिनको क्योंकि नुकसान ही होता था, जब किसी को अबलाइज करने के लिए आप दे रहे हो, बोली वगैरह प्रॉपरली नहीं लग रही, तो यहां पर क्या हुआ कि इन्होंने, जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई उसने, तो उन्होंने एक डीएमएफ करके एक वो बना दिया, सोसाइटी बना दी, ये जो छोटे उसको डील करती थी। तो पहली तो इन्होंने बनाई है। आज क्यों रख रहे हैं इसको, क्योंकि सितंबर 16 को इन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डे। तो डीएमएफ ये 16 सितंबर को फाउंडेशन डे है, इसलिए तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ये यहां से शुरू हुई थी। आज उसको 10 साल हो गए, इसलिए कह रहे हैं। और 10 सालों के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 645 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं 23 स्टेट्स के अंदर, ट्रांसफरिंग द मिनरल वेल्थ इनटू अ लाइफलाइन ऑफ डेवलपमेंट इन माइनिंग अफेक्टेड रीजन्स। जहां जहां माइनिंग है वहां इसको जोड़कर, तो उसके इससे टोटल कितना जनरेट हुआ है, अ ह्यूज लॉस इन करोड़ टू नेशनल एक्सचेक्वर टू एन अमाउंट ऑफ 1 लाख करोड़। और अब जो है 1 लाख करोड़ रुपया इनसे जनरेट हुआ है, ये जो माइंस दी हैं, तो उसको लेकर ये है। तो ये आप पढ़ लेना किस किस तरह से इन्होंने किया है, कौन कौन से ये है। तो इसके अंदर एक खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल जो है उसका उसकी शुरुआत की है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रोग्राम शुरू हुए हैं जहाँ माइनिंग थी, उसका सारा इफेक्ट है। ठीक है। तो इसके अंदर ये पहले इसके अंदर आप देखो, यहाँ द ऑब्जेक्टिव ऑफ PMKKKY is to implement development and welfare projects program in mining affected areas alongside existing schemes projects of state and central government, minimizing the impact of mining on the people and the mining district, and ensuring that those affected have a long term sustainable livelihood.
इसके अलावा और सारी चीजें देखनी है, वहां किस चीज का असर पड़ रहा है, उनका जीवन कैसा है, उस चीज के ऊपर भी उसका प्रभाव कितना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही, उन सारी चीजों का भी इस पे देखना है। तो ये इस तरह से है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है। तो ये जो है, आपने एक गेम देखा होगा मैसेज पासिंग का। उस गेम में क्या होता है कि 20-30 बच्चे खड़े होते हैं लाइन में, और पहले व्यक्ति के कान में कुछ एक मैसेज पास किया जाता है, और जब वो मैसेज लास्ट में पहुंचता है तो मैसेज कुछ और ही बन जाता है। स्टार्ट से मैसेज कुछ चला होता है, और उस मैसेज के कई बार तो ऐसा होता है उस मैसेज का एक भी वर्ड नहीं रहता, वो मैसेज ही कुछ और वो हो जाता है। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि शुरुआत में जो चीज चल रही है वो, और आखिरी में जो बन रही है वो, उसके बीच में जो प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि हम उसको देख नहीं रहे किस तरह से हो रही है, तो वो आखिरी के अंदर जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो यहाँ भी रूरल और अर्बन को लेके कह रहे हैं, तो इसको तो आप पढ़ ही लेना कैसे कैसे किस किस तरह से है। ये केरला को लेकर ये इन्होंने बात की है, पर मैं वैसे बता रहा हूँ। एक, हमारे पास बहुत तेजी से जो हमारे शहर है वो विकास करते जा रहे हैं, गांव पिछड़ते जा रहे हैं। आजादी के समय में क्या था, मैक्सिमम पॉपुलेशन गांव में रहती थी, शहरों पर ना बढ़न था और ना शहर इतने विकसित थे। लेकिन जैसे जैसे आगे आगे प्रोग्रेस होनी शुरू हुई, ये सारी फैक्ट्रीज आई 1990 के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद बाद तो फैक्ट्रियों की वजह से, एमएनसीज की वजह से किस पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, शहरों के ऊपर बढ़ना शुरू हो गया, और गांव इग्नोर भी होने शुरू हो गए, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन शहरों में माइग्रेट भी कर गई। बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बहुत सारे स्टेट्स के, जो वीरान हो चुके हैं, जहाँ एक भी लोग अब रह नहीं रहा है। सारी की सारी माइग्रेशन, वो माइग्रेट कर गई पॉपुलेशन। ठीक है। तो यहाँ दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत ये हो रही है, एक छोटा सा गांव है जो शहर के उसमें आ गया, शहर एक्सपेंड होने शुरू हुए ना, तो वो गांव का स्वरूप तो वैसा का वैसा रहा, अब वो ना तो गांव रहा और ना वो शहर रहा, ना उसका कल्चर शहर का बना और ना वो गांव ही प्योरली रहा। उसके अंदर फैसिलिटीज, उसके अंदर वो सारी चीजें अब वैसी हो गई। वहां जैसे गुड़गांव की हम बात करें तो गुड़गांव में बहुत सारी जगह अब भी पंचायत है, शहर के बीचों बीच वो गांव आते हैं, लेकिन वहाँ पंचायत व्यवस्था है, पंचायत की अपनी लिमिटेशन है, सरकारी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, बजट की वजह से और चीजों की वजह से, क्योंकि वो जो मकान है वो लाल डोरे के मकान है। लाल डोरे के मकान की इससे पहले, अब तो फिर भी गवर्नमेंट ने डिमार्केट करके उनकी ऑनरशिप और पोजीशन प्रूव कर रहे हैं ये, लेकिन पहले तो पता ही नहीं था, पहले जिसका कब्जा है उसका मकान है। तो एक घर में 4 भाई है, उनने आपस में बांट लिया तो उसका हो गया ये। तो इस तरह से चले आ रहे थे। तो फिर आप उसमें एक्वायर कैसे करोगे, प्रोग्रेस कैसे करोगे, वो सारी चीजों को लेकर बहुत सारे सवाल थे। लेकिन अब क्या कर दिया, उनको रजिस्ट्री वगैरह कर दी, ये सारी चीजें। लेकिन जब तक हम उनके लिए प्रॉपर प्लान नहीं बनाएंगे तब तक ये मैच होता ही रहेगा। तो ये आर्टिकल उसी तरफ इशारा कर रहा है। ये पहला पैराग्राफ मैं एक बार पढ़ रहा हूँ इसका, इसमें this century is supposed to be Indian urban century due to not only to massive demographic shifts, with the country soon becoming more urban than rural. ये कंसर्न है कि शहरीकरण ज्यादा हो रहा है और गांव के अंदर से लोग पलायन कर रहे हैं, और गांव का आकार भी घटता जा रहा है, गांव के अंदर सुविधाएं भी उतनी नहीं मिल पा रही, बट ऑल्सो टू द डिमांड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट दीज लार्ज शिफ्ट। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, शहरों पे भी बर्डन हो रहा है। शहरों में आज कूड़ा मैनेज नहीं हो पा रहा, बहुत सारे शहरों में कूड़े के निष्पादन के ही वो नहीं हो पा रहे, लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा, सड़क सफाई सैनिटेशन ये सारी चीजें नहीं हो पा रही, क्योंकि अचानक से इस तरह से भरमार हुई है, शिफ्टिंग इस तरह से हुई है गांव से शहरों की ओर, कि वो इतनी तेज है कि सरकार उसके बंदोबस्त कर ही नहीं पा रही। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं दीज डेमोग्राफिक चेंजेस occurred in tier 2 and tier 3 cities as well as the peripheries of urban center and urban agglomeration agglomerations. India addressed challenge by viewing them as rural or urban. It needs to instead look at them as a part of an urban rural continuum. ठीक है, ये उसी की बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है
कि जो शुरुआत में और आखिरी में जो चीज हो रही है, हम जैसे डेवलप करने की बात कर रही थी, मोदी गवर्नमेंट ने बात की है कि 500 सिटीज को डेवलप करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये है वो है। आज ये 500 की नहीं है, आज लगभग हर सिटी की रिक्वायरमेंट ये होगी, प्रेशर उसके ऊपर सबके ऊपर आ गया। तो उसको लेकर है, तो यहाँ पर इन्होंने एक स्कीम जो है वो है अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत करके जो प्रोग्राम चला है उसके बारे में, लॉन्च बाय सक्सेसिव नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट एट द सेंटर, मिस द अर्बन रूरल। ये जो अर्बन और रूरल का जो सामंजस्य है, ये दोनों को साथ लेके चलना, दोनों में पलायन को रोकना, रूरल की भी डेवलपमेंट करना, वो एक चीज तो बिल्कुल इग्नोर होगी और सारा फोकस कहाँ हो गया, सिटीज के ऊपर हो गया। तो उसको लेके है, या पढ़ लेना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी वगैरह सारा कैसे कैसे है, क्या क्या करना है, गवर्नेंस मॉडल वगैरह इसमें दे रखा है, उसमें बहुत ज्यादा सी बताने का है नहीं कुछ। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट आर एएम एंड एफएम एंड सिग्नल मॉड्यूलेशन। ये फोटो में दिखा रखा है, ये बंदा रेडियो को ट्यून कर रहा है। तो आपने देखा होगा रेडियो आते हैं 3 बैंड के, एएम, एफएम, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, ये अलग अलग है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है बेसिकली। तो पहले तो हम समझेंगे कि होता क्या है। मैंने कोई मैसेज पास करना है यहाँ से, तो मैं बोल बोल के कितनी दूर तक पहुंचा पाऊंगा, नहीं पहुंचा पाऊंगा। लेकिन मुझे और दूर तक पहुंचाना है उस मैसेज को, और मैं ये भी चाहता हूँ कि वो मैसेज रास्ते में डिस्टरबेंस भी क्रिएट ना करे। चिल्लाऊंगा तो और कोई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक पेपर पे लिख दूंगा, लेकिन उस पेपर को फेंकूंगा तो वो बहुत दूर नहीं जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, उस पेपर के अंदर मैंने एक छोटा सा पत्थर लिया, उसके ऊपर उसको पेपर को रैप किया, रबर बैंड लगाया और फेंक दिया। तो पेपर के वेट की वजह से क्या चला गया, मैसेज दूर तक चला गया। समझ गया आप? तो ये भी जो है एफएम, एएम, सिग्नल मॉड्यूलेशन, ये उन चीज की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे, जैसे अभी एक और नया हमारा चैनल शुरू हुआ है 100.1 एफएम गोल्ड, आपने सुना होगा, आकाशवाणी के ये जो चैनल थे इसके अंदर। तो ये वेव्स की बात कर रहे हैं, 2-3 तरह का। ये बेसिकली तो साइंस से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। तो वेव्स में क्या होता है, वेव्स में ये इस जिस चीज की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं एक एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड को ऐसे समझ लो कि वेव जो काम करती है ना, वो ऐसे काम करेगी आपकी, ये है जैसे। तो ये इसकी ऊंचाई कितनी है, वो एम्पलीट्यूड है इसका। ये जो ऊंचाई है, ये ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ये वेव हो गई, और इसका उदाहरण क्या है, ये एक तो ये हो गई, और दूसरी वेव्स कैसे चलती हैं, वो यूं चलती हैं। जैसे आपने उसमें पत्थर मारा, तालाब के अंदर पत्थर मारा तो वेव्स उठती हैं यूं, और वो आखिरी में कम कम होती होती बिल्कुल खत्म हो जाती है। फिर दूसरी वेव कब उठेगी, जब आप दूसरा पत्थर मारोगे। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि छोटा पत्थर डाला तो छोटी वेव, और बड़ा पत्थर डाला तो बड़ी वेव। तो एम्पलीट्यूड, बड़ी वेव का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया उसका, उसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ गई हो, और लहरों में आप देखते भी होंगे, ठीक है। और मान लो दूर पर कोई बोट है, तो जो लहरें हैं वो उस बोट को भी हिलाएंगी, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ ये है कि वेव्स जो है, वेव्स एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये जो मैंने बताया। अब इसमें 3 चीजें हैं कि वो वेव्स कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ उठ रही है, कितने इंटरवल के साथ चल रही है। तो कंटिन्यूस बनी रहेगी। कंटिन्यूस कैसे बनी रहेगी कि एक पत्थर मारा, फिर दूसरा पत्थर मारा उतने इंटरवल में, फिर तीसरा मारा, फिर चौथा मारा, उनका इंटरवल बराबर है, तो वेव्स चलती रहेंगी लगातार। जैसे वेव्स कम हुई दूसरा पड़ गया, जैसे वेव कम हुई तो उनका एक पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि 3 चीज है आजकल जो चल रहा है, डिजिटल और एनालॉग की इन्होंने बात की है इसके अंदर, और एक की है फेस मॉड्यूलेशन की बात। तो फेस मॉड्यूलेशन कहते हैं कि एक आपकी चली वेव और उसी के बाद में सेम वेव दोबारा चल गई। तो आपने देखा होगा कि पहले जब रेडियो में आवाज आती थी, तो या तो आवाज बहुत तेज हो जाती थी या बहुत धीरे हो जाती थी। बहुत तेज क्यों हो जाती थी कि दो वेव्स टकरा गई आपस में, तो आवाज तेज हो गई, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया।
और यदि मान लो एक आगे पीछे फेज हो गया तो कैंसिल हो गई तो आवाज नहीं आती थी, तो एक वेव दूसरी वेव कैंसिल कर देती थी तो आवाज नहीं आती थी। तो ये तो फेज मॉड्यूलेशन हो गया। एनालॉग होता है जिसके अंदर डिजिटल का प्रयोग नहीं होता, वो एनालॉग होता है, मैनुअली जो चीज चलती है। तो पहले हमारे सारे जो जितने भी रेडियो सिस्टम थे ये सब कैसे थे, एनालॉग थे। एनालॉग क्यों है, क्योंकि एनालॉग के ट्रांसमीटर सस्ते पड़ते हैं, एफएम के जो ट्रांसमीटर है वो महंगे पड़ते हैं। एफएम के अंदर इन्होंने एक बात की है कि तीन चीजों की बात कर दी, एक फेज, एक फ्रीक्वेंसी और एक एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो चीज बन रही है, एक है इलेक्ट्रॉनिक और एक है मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स का उसके अंदर क्या कह दिया, फेज, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड कैन बी कम्युनिकेट मैसेज। तो हम क्या कर रहे हैं, उस वेव के ऊपर कोई मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो वेव जा रही है और वहां उस मैसेज को अलग कर रहे हैं। ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, ट्रांसमीटर एक वेव के ऊपर आपका एक मैसेज इंपोज कर रहा है। जो बड़े बड़े टावर आपने देखे होंगे, टीवी के जो बड़े बड़े टावर ना, प्रीतमपुरा में जैसे टावर लगा हुआ है, उसने क्या काम किया, एक वेव के साथ एक मैसेज कर दिया, वो मैसेज उस वेव के साथ आ गया, जैसे मैंने पत्थर के साथ मैसेज भेजने की बात की थी। और जब वहां रिसीव हुआ तो उस रिसीव करने में क्या किया आपने, पत्थर एक तरफ फेंक दिया और उस मैसेज को पढ़ लिया। ऐसे ही रिसीवर करता है, रिसीवर क्या करता है, उस वेव को छोड़ देता है और उस साउंड को, साउंड है या पिक्चर है जो भी है, डेटा है, उसको एनालाइज कर लेता है। तो इंटरनेट डिजिटल आने के बाद क्या हुआ, हमारे इंटरनेट इसके अंदर बहुत सारी बढ़ोतरी हुई। तो वेव्स का बहुत ज्यादा एक जंजाल बना हुआ है, दुनिया भर की फ्रीक्वेंसी है। तो हमने क्या है, दो फ्रीक्वेंसी हमने डिस्ट्रेस के लिए रखी हुई है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, टाइटैनिक मूवी आपने देखी होगी, टाइटैनिक मूवी में सुना था कि वो एसओएस मैसेज रिलीज करो। इसके अंदर की बात हो रही है मोर्स कोड की। तो पहले मोर्स कोड से, मोर्स कोड क्या होता था, एक ऐसे पिन होती थी, उसको हम दबाते थे, उसमें स्प्रिंग होता था, वो कांटेक्ट बनाता था ऐसे करके। और पहले तार जो होता था, तार विभाग, वो मोर्स कोड से ही मैसेज भेजता था। वो कहते थे ना भाई, सीमित शब्दों में आपने लिखना है, पर लेटर चार्ज होता है वो, कहीं से ज्यादा आप नहीं भेज सकते। तो ऐसे शिप पे कम्युनिकेशन होता था, एक देश से दूसरे देश में कम्युनिकेशन नहीं होता था, वो किसके थ्रू होता था, मोर्स कोड के थ्रू। तो मोर्स कोड के अंदर दो चलता है, एक होता है डिट और एक होता है डा। डा का मतलब है लंबा, और एक है बस एक कांटेक्ट बना डिट यूं करके, और एक लंबा कांटेक्ट बना तो डा की आवाज आती है। तो उसमें दो आवाज आती है, एक छोटी आवाज आती है डिट की और एक डा की बड़ी आवाज। फिर इनके लेटर कम्बिनेशन है, जैसे ए का मतलब है डा डिट, उदाहरण के लिए। तो अब जब ऐसी आवाज आएगी डा डिट, तो सामने वाला क्या लिख लेगा वहां, जो दूसरे एंड पे बैठा है, ए। ठीक है, अब डा डा डा, सपोज तीन लेटर से कुछ बन रहा है टी, तो जैसे डा डा डा, तीन लंबी वॉइस आई तो उसने वो कर दिया, टी बना दिया। तो ऐसे ही सारे लेटर्स टिक 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 वो करता रहता है, एक आदमी देख के भेजता रहता है, उसको सारे याद होते हैं, ए किससे बनेगा, बी किससे बनेगा, सी किससे बनेगा, वो भेजता रहता है, और सामने वाला बंदा उनको सुन के हेडफोन लगा के वो लिखता रहता था। ये मोर्स कोड था, पहले कम्युनिकेशन इस तरीके से होता था, क्योंकि हमारे पास क्या था, कोई फैसिलिटी नहीं थी। अब हम क्या कर रहे हैं, वेव्स के साथ हमने कॉम्बिनेशन बना लिया, उस वेव के साथ हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। समझ गए आप? तो अब वहां डीडी डाटा करने की जरूरत नहीं है, हमारी वॉइस ही जा रही है। ठीक है, जैसे टेलीफोन के जरिए, फोन के जरिए आती है। अब फिर आगे ऑप्टिकल फाइबर और ये सारी चीज आ गई, तो इसमें मैश होने की जरूरत नहीं है। तो वहां जो टाइटैनिक पिक्चर के अंदर आपने सुना था कि एसओएस मैसेज भेजो, तो एसओएस मैसेज कितना, 512 किलो हर्ट्ज पर जाता है, मेगा हर्ट्ज पे सॉरी। ठीक है, तो 512 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ये पूरे वर्ल्ड में फ्री रखी हुई है मैन टाइम डिस्ट्रेस के लिए। इसके आसपास भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, अलॉट नहीं की जाती। तो जब जब भी मैसेज आता है कहीं से भी, 512 का मैसेज आते के साथ समझ लो कि कोई ना कोई मुसीबत है, तो उसको हेल्प भेज दी जाती है। ठीक है, ऐसे ही 2182, ये किलो हर्ट्ज में है, तो इस पे मैसेज आएगा 2182 पे, तो इसका मतलब कोई डिस्ट्रेस के अंदर है, तो डिस्ट्रेस फ्रीक्वेंसी भी यही। तो यहाँ जो कहने का मतलब ये है कि अब जो ये हमारे पास जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, उससे क्या फर्क पड़ा है, एक तो लंबी दूरी तक मैसेज हमारे जाने लग गए,
एज इट इज जाने लग गए, बहुत सारा मैसेज उस पर कन्वे होने लग गया, ठीक है, क्लियरिटी बढ़ गई, डिस्टॉर्शन नहीं है। पहले बादल गरजते थे तो भी डिस्टॉर्शन हो जाती, तो एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती थी, ठीक है। क्लियर मौसम होता था तो ही रेडियो साफ चलता रहता था। बारिश के अंदर बिजली कड़कती थी तो वो आवाज भी रेडियो में आ जाती थी, ये सब, ठीक है। तो वो एएम की बात हो रही है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात हो रही है। पहले एएम के रेडियो होते थे, उसके बाद कैसे हो गए, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के, वो हो गए रेडियो हो गए। आजकल बिल्कुल ही डिजिटल है, इंटरनेट का जो आप यूज करके फोन कॉल भी करते हो, ये सारा करते हो, ये सब क्या है, टोटली डिजिटलाइज है, कि आपका जो मैसेज है वो किसी के साथ बंद के जा रहा है और वहां वो डिकोड हो रहा है। इसीलिए इनक्रिप्टेड भी आपने देखा होगा, फेसबुक पे जो आप, इस पे सॉरी, व्हाट्सएप वगैरह पे जो कॉल करते हो, जो मैसेज करते हो, इसको बीच में डिकोड नहीं किया जा सकता। तो ये साइंस का टॉपिक है, पढ़ लेना आपको अच्छा लगे तो। मैंने मोटा मोटा तो मैंने बता ही दिया, ठीक है।